हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज शिखा पुरी और आज हम सेकेंड लेक्चर अपना कवर करेंगे कौन से एक्ट का, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। ठीक है, हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एमसीक्यू सेशन चला हुआ है, तो आज उसका सेकेंड लेक्चर है। अब बाकी की जो प्रोविजंस है, बाकी के जो हमारे प्रिंसिपल्स है बेसिकली, वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल to you guys. First let me check. Wait. वो हम आज कवर करने वाले हैं। राइट, ओके, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या। कल आपको टॉर्ट्स का क्या पता चल गया था? कल आपको टॉर्ट्स का बेसिक क्लियर हो गया था कि क्या था। ठीक है, ब्रीफ सा हमने टॉर्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। जो आज हम कवर करेंगे क्वेश्चंस, उसमें भी आपको टॉर्ट्स के जो अंदर की बातें हैं, जो बाकी के प्रिंसिपल्स हैं, बाकी के कुछ मैगजिम्स हैं, वो भी आपको पता लग जाएंगी कि क्या मैगजिम्स रहती हैं, क्या नहीं रहता है। और मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज क्रिसमस भी है, तो आई होप आपका ये जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा जाए और आपका ये क्रिसमस भी काफ़ी अच्छा जाए। वैसे सेंटा को जो लोग मानते होंगे उनके लिए तो सेंटा है, बाकी आई थिंक जो लोग नहीं मानते हैं वो ये सोच लो कि सेंटा हमारे लिए ये है कि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है और जब हम बन जाएंगे तो वही हमारी खुशियों का जो खुशियाँ हैं हमारी उसी चीज़ से आएंगी। ठीक है, सैम गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? चलिए आप शेयर कर दीजिए। सबसे पहले लाइक शेयर सबसे पहले कर दीजिए, उसके बाद में तो स्टार्ट करना ही है, आपने पढ़ना तो है ही है अच्छे से। ठीक है, आज थीम भी थोड़ी लेक्चर की ना अलग रहेगी। आज क्रिसमस है ना, तो आज मैंने रेड एंड ब्लैक थीम रखी है, तो क्वेश्चंस की थीम भी हमारी ऐसी रहने वाली है। रेड में आपके क्वेश्चंस होंगे और ब्लैक में आपके क्या होगा, आंसर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो आज क्रिसमस वाली फीलिंग ले लीजिए लेक्चर से भी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन हियर? देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द डिफेंस ऑफ वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया इज नॉट अवेलेबल। हमारा वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया जो डिफेंस है वो कहां पर अवेलेबल नहीं होता, कहां अवेलेबल नहीं होता, ये बताइए मुझे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कंपल्शन, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर अ मिस्टेक और ऑल ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ये डिफेंस क्या है? पहले तो आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया? क्या डिफेंस है ये वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया? देखिए, वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन कोई एक्शन कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है और उसको उनके रिस्क के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, कोई भी पर्सन, जैसे मान लीजिए ए पर्सन है, ही नोज कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं अगर मैं ये एक्शन करूंगा, ये काम करूंगा, तो उस केस को क्या कहते हैं? उस केस में डिफेंस ले लिया जाता है बाय द डिफेंडेंट। अगर क्लेमेंट का ऐसा एक्शन हो जो उसको पता हो कि इसमें कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं, तब भी वो काम कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा डिफेंस आ जाता है? वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। तो ये डिफेंस जो वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया है, ये किन किन चीजों में क्या है? इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें अवेलेबल नहीं होता? चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए। स्कूप कह रहे हैं यस मैम विजिबल, ओके। चलिए आई एम विजिबल, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्कूब, आपको भी मेरी क्रिसमस, जो भी लोग देख रहे हैं उनको मेरी क्रिसमस सबको। और आंसर बताइए, तभी मजा आएगा। ठीक है, क्रिसमस तभी अच्छा बनेगा जब आंसर पता होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, जल्दी से करो, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए। चलो इतना वेट थोड़ी ना होता है, एक क्वेश्चन के लिए इतना वेट नहीं करना होता। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा डी ऑप्शन। ये सारे के सारे, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कंपल्शन, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर मिस्टेक, ये वाले जितने भी अगर कंसेंट, अगर डिफेंडेंट बोले कि भाई ऐसे मेरा कंसेंट लिया गया था, तो डिफेंस ऑफ नॉन फिट इंजूरिया नहीं अवेलेबल होता इन केसेस में। ठीक है, और हमारे सिविल रॉन्ग में ना मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी नहीं चलता कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मेरा तो फैक्ट जो थे मुझे पता ही नहीं था कि कैसे हो गया क्या हो गया, ये भी नहीं चलता हमारे सिविल रॉन्ग में। टॉर्ट में ये नहीं चलता। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सैम का आंसर आया है डी। ये सैम, इसका आंसर जो होगा वो डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टॉट द प्राइवेट डिफेंस इज, प्राइवेट डिफेंस बताइए कि टॉट में क्या होता है। इज नॉट अवेलेबल, इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन अंडर क्रिमिनल लॉ, इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट वंस प्रॉपर्टी अंडर क्रिमिनल लॉ, और बोथ बी एंड सी। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। प्राइवेट डिफेंस, आई होप आपको पता होगा व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस। नहीं भी पता, आई विल टेल यू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, किसी और की जान बचाने के लिए, किसी और की प्रॉपर्टी बचाने के लिए कोई भी एक्शन कर देता है, उस पर कोई किसी रॉन्ग डूअर ने, किसी ने भी उस पर हमला किया है या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान किया है, उस चीज को बचाने के लिए अगर पर्सन उस पर्सन पर, बी पर्सन पर हमला कर देता है या फिर उसको धक्का मार देता है, उसको कुछ भी चोट लग जाती है, तो ये प्राइवेट डिफेंसेस होते हैं कि मैं तो अपनी जान बचाने के लिए या फिर मैं दूसरे पर्सन की जान बचाने के लिए या फिर प्रॉपर्टी बचाने के लिए ये एक्शन किया है। तो ये क्या होता है, एक प्राइवेट डिफेंस होता है। अब आईपीसी में भी ये हमने पढ़ा है, ठीक है, आईपीसी में भी ये हमने पढ़ा है, और आईपीसी में हमने 96 to 106 सेक्शंस तक हमने ये कवर किया है, ठीक है। मतलब आईपीसी जिसने भी पढ़ा होगा तो 96 और 10 सेक्शंस में सारा का सारा प्राइवेट डिफेंस बताया हुआ है कि किस किस सिनेरियो में प्राइवेट डिफेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इन टॉट द प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन अंडर क्रिमिनल लॉ, और इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट वंस प्रॉपर्टी। मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में ही ना आपको आंसर भी बता दिया है, अपनी एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया है। तो अब तो मुझे इसका आंसर चाहिए भाई। सैम कह रहे हैं इसका ऑप्शन होगा बी। क्यों सैम, सिर्फ एक पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगेगा क्या प्राइवेट डिफेंस? अगर उसको अपने आप को ही प्रोटेक्ट, अभी ही मैंने आपको बताया कि अगर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर किसी और की या फिर अपनी ही प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सी भी यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ बी एंड सी। ये देखो एग्जाम, अच्छा, और ऑल द बेस्ट। कल एग्जाम है, प्री एग्जाम है आईबीपीएस एसओ का, तो प्री करने के बाद तो मेंस में लग जाना, ठीक है। उसके बाद तो अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि मेंस में लग जाओ, क्योंकि मेंस की इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। आई एम टेलिंग यू, इस बार की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्ट ऑफ स्टेट मीन्स, एक्ट ऑफ स्टेट, स्टेट ने अगर कोई भी काम किया है तो उसका इन टॉट के डेफिनेशन में क्या मतलब है। इन टॉट और इंग्लिश लॉ मतलब किसी भी एक प्रिंसिपल क्या है इस एक्ट ऑफ स्टेट का। इसमें क्वेश्चन आंसर दिया, ऑप्शंस जो दी गई हैं, ऑप्शन ए इज द act of state means a nation is a sovereign within its own borders, and its domestic actions may not be questioned in the courts of another nations. B option is an exercise of power against his own subjects. C, an exercise of power against the alien as well as his own subjects, and none of the above. देखिए ऑप्शन समझ में आई क्या? पहले तो मुझे ऑप्शंस बताइए, ऑप्शंस आपको समझ में आया क्या? ऑप्शन क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक स्टेट जो है वो एक सॉवरेन एंटिटी है। अगर वो अपने ही एरिया में, अपने स्टेट के अंदर कोई भी एक्शंस ले रही है तो वो बाहर की कंट्रीज, बाहर की फॉरेन कंट्रीज उस पर कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगी। अगर वो अपने कोर्ट्स में कोई एक्शन ले रही है, अपने अकॉर्डिंगली कुछ काम कर रही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एन एक्सरसाइज ऑफ पावर अगेंस्ट इट ऑन सब्जेक्ट्स, अपने ही लोगों के अगेंस्ट कुछ काम कर रही है, ऐसी पावर जो उसके पास है वो उस पावर को एक्सरसाइज करती है, या फिर ऐसी पावर को एक्सरसाइज करिए कि अपने सब्जेक्ट्स, अपने लोगों को पर भी काम कर रही है, अपने लोगों के अगेंस्ट भी काम कर रही है, और बाहर के लोगों पे भी लोगों के अगेंस्ट भी काम कर रही है, दैट इज एज वेल एज इन हिज ओन सब्जेक्ट्स और एलियन, ठीक है। और डी कहता है कि इनमें से कुछ है ही नहीं है। चलो ए बी सी डी में से जल्दी से मुझे इसका आंसर करो कि क्या होगा। एक्ट ऑफ स्टेट मीन्स, टॉट पढ़ रहे हैं हम, सिविल रॉन्ग, ठीक है, लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ रहे हैं, उसके हमारे एमसीक्यू सेशन चला हुआ है। इन एमसीक्यू सेशंस को तो आप एक तरह से टॉपिक्स जो आपके कवर होते हैं ना उसमें भी देख लेते हो, देख सकते हो। मतलब मैं तो सोच रही हूँ मैं ऐसा भी लगा दिया करूँ कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशंस विद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट जो भी चलता है, बिकॉज आपको इन एमसीक्यूज में ही अगर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे टॉपिक्स भी आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब एक्ट ऑफ स्टेट का आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आपको मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दी, अब इनमें से ही एक ऑप्शन होगा जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, तो आपके देखो टॉपिक्स भी कवर होते हैं।
चलिए बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। देखो इतनी देर तो वेट नहीं किया जाता ना किसी आंसर के लिए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कि अगर नेशन, कोई भी नेशन एक सॉवरन है और वो जो अपने अगर नेशन के अंदर अगर कुछ काम कर रही है, अपने कोर्ट्स में कुछ काम कर रही है, तो भाई बाहर के कोर्ट्स को उसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक एक्शन अगर वो ले रही है तो बाहर के कोर्ट्स जो है वो उसको क्या करें, उसको क्वेश्चन ना करें। सैम का आंसर आया है नॉट श्योर मैम, आई थिंक ए। तो सैम यू आर करेक्ट, इसका जो आंसर होगा वो ए ही आंसर जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर पर्संस कमिट सम टॉर्ट अगेंस्ट द सेम पर्सन दे आर, दो लोग हैं या फिर ए, व्हेन टू और मोर पर्सन, ए, बी और सी, तीनों लोग क्या कर रहे हैं, तीनों लोगों ने डी पर्सन को कोई इंजरी पहुंचा दी, ठीक है, डी पर्सन को कोई इंजरी पहुंचा दी तीनों लोगों ने। अब क्या कहता है कि वो लोग क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स होंगे। व्हाट इज फीजर, फीजर का मतलब होता है जो रॉन्ग डूअर होता है इधर, ठीक है। तो टॉर्ट की टर्म्स में जो फीजर होते हैं वो रॉन्ग डूअर होते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स भी कह सकते हैं उसको, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स भी कह सकते हैं उसको, इधर इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स और ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स भी कह देते हैं, और नीदर ए नॉर बी। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। नीदर की जगह ना इधर ईदर लिख दीजिए, नीदर की जगह इधर ईदर लिख दीजिए, आई थिंक तब बेटर रहेगा डी ऑप्शन में, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ ऑप्शन मान लीजिए, ठीक है। ईदर ए और बी, नॉर की जगह और लगा दीजिए, इसको कट कर दीजिए और लगा दीजिए। चलिए अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिए। चलिए, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स, इधर इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स और ज्वाइंट फीजर्स, इधर ए और बी। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। सैम का आंसर आया है डी, डी ऑप्शन कह रहे हैं कि इसका आंसर करेक्ट होगा। डी ऑप्शन और सी ऑप्शन आई थिंक सेम ही हो गया ना, इधर इंडिपेंडेंट और ज्वाइंट फीजर्स दोनों सेम ही ऑप्शन हो गया, सी और डी ऑप्शन सेम हो गया वैसे, तो इसका क्या करेंगे, नीदर ही ठीक था। आई एम सॉरी, इसका नीदर ही ठीक था, डी ऑप्शन जो है नीदर ही ठीक है, नीदर ए नॉर बी, ना इंडिपेंडेंट होंगे ना ज्वाइंट होंगे। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इधर इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स और ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स। अब अगर सैम आपको अपना जो क्वेश्चन, जो आंसर है अगर उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन है वो सेम रह रही है। चलिए बताइए, चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। शेयर करिए ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ। टॉर्ट्स तो देखो सभी एग्जाम्स में आता है, ठीक है, नेट का एग्जाम दे दो, किसी का भी एग्जाम दे दो, सभी एग्जाम्स में टॉर्ट्स आता है और अच्छे से आता है, अच्छा खासा टॉर्ट्स आता है। तो ये सेशंस आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इधर इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स और ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन। सैम कह रहे हैं सी ऑप्शन, यस सैम सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कि अब इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स और ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स देख लेते हैं कि क्या होता है। इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स मतलब ये हुए कि ए बी सी, इन तीनों ने किसको इंजर कर दिया, डी को इंजर कर दिया, बट इनका कोई कॉमन डिजाइन नहीं था, ठीक है, मतलब कॉमन प्रिपरेशन कुछ नहीं थी, कोई कॉमन डिजाइन नहीं था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, डी को, सेम पर्सन को ही इन्होंने इंजर कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या हुए, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स हो गए। अगर ज्वाइंट फीजर्स क्या होते कि इन सबका कॉमन डिजाइन होता, ठीक है, अगर इन सबका कॉमन डिजाइन होता तो ये ज्वाइंट फीचर्स है। और अगर इनका इंडिपेंडेंट अलग अलग ज्वाइंट अलग अलग इनका डिजाइन था, कॉमन डिजाइन नहीं था, लेकिन सेम ही पर्सन को इन्होंने क्या कर दिया, इंजर कर दिया, तो वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर्स हो गए। एक्चुअली मैम इधर डी में होना चाहिए था, इधर डी में होना, सैम मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, बट इसका जो आंसर है वो करेक्ट क्या बनता है, सी, कि इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर और ज्वाइंट फीजर्स दोनों ही हो सकता है, ठीक है। ज्वाइंट फीजर भी क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन को क्या कर रहे हैं, इंजर कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स भी क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन को इंजर कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा था, व्हेन टू और मोर पर्संस कमिट सम टॉर्ट अगेंस्ट द सेम पर्सन, सेम पर्सन के अगेंस्ट उन्होंने क्या कर दिया, टॉर्ट कर दिया। व्हाट इज टॉर्ट, दैट इज सिविल रॉन्ग, ठीक है। चलिए, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेम एक्ट डन बाय अ पर्सन रिजल्ट्स इन टू रॉन्ग्स,
एक एक्ट किया है किसी पर्सन ने और वो दोनों ही रॉन्ग्स हो गए हैं, सिविल रॉन्ग भी हो गया है, क्रिमिनल रॉन्ग भी हो गया है, तो रेमेडी किस अकॉर्डिंग मिलेगी, ये क्वेश्चन ये बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि सिविल रेमेडी वुड बी अवेलेबल, क्रिमिनल रेमेडी वुड बी अवेलेबल, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए कि सिर्फ सिविल रेमेडी ही मिलेगी। अगर एक पर्सन ने दोनों ही रॉन्ग्स कर दिए, सिविल भी कर दिया और क्रिमिनल भी कर दिया, तो कौन सी रेमेडी जो है वो अवेलेबल होगी? चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर होगा? इधर वर्ड ऑप्शन डी में होना चाहिए था। चलिए सैम अब छोड़ दीजिए पुराना क्वेश्चन, हमने उसका आंसर भी कर लिया, एक्सप्लेनेशन भी समझ ली। इसका बताइए चलिए कि अगर एक पर्सन है दैट इज अ रॉन्ग डूअर, ए पर्सन ने क्या किया, दोनों रॉन्ग्स कर दिए। कौन से? सिविल रॉन्ग मतलब टॉट भी कर दिया और क्रिमिनल रॉन्ग भी कर दिया, ठीक है, क्रिमिनल रॉन्ग भी कर दिया। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, कौन सी रेमेडी जो है वो अवेलेबल होगी? ठीक है, किसके अगेंस्ट किया है? बी के साथ, बी के साथ किया है। अब इस केस में कौन सी रेमेडी अवेलेबल होगी? सैम कह रहे हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट सैम, आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, सी ही ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट होती है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। कि अब किस पर्सन के पास, बी पर्सन के पास जब रेमेडी अवेलेबल होगी ना, तो उसको सिविल रेमेडी भी मिल सकती है और क्रिमिनल रेमेडी भी मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? द मैक्सिम सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स मीन्स। अब ये मैक्सिम्स आ गई, ठीक है। लॉ ऑफ टॉट में बहुत ज्यादा मैक्सिम्स हैं, काम करते हैं। कल भी हमने मैक्सिम पढ़ी थी, आज भी अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैक्सिम्स जो हैं यहाँ पे वर्क करती हैं। तो चलिए मुझे बताइए कि सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, इसका क्या मतलब है? नो मैन इज अबव द लॉ, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, एक्ट ऑफ गॉड और नन ऑफ द अबव। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी? मैक्सिम कौन सी है? सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। ये वाली मैक्सिम है ना, इस मैक्सिम के नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। नाम से ही पता लग जाता है, नाम से ही थोड़ा सोचने की कोशिश करो। अगर नहीं आती है तो नाम से ही थोड़ा सोचो कि क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन, और इसका फिर ऑप्शंस में देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना होता है कि अगर थोड़ा सा नाम से पता लग रहा है कि हाँ इसका आंसर ये बन जाता है, फिर ऑप्शन को देखो कि ऑप्शन में वो किस चीज के साथ कनेक्ट कर रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे आंसर हमारे करेक्ट भी हो जाते हैं। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, व्हाट इज द आंसर है? सैम कह रहे हैं ए, नो मैन इज अबव द लॉ, लॉ से अबव कोई पर्सन नहीं है। सैम का आंसर है ये। तो देखिए सैम, ये जो आपका आंसर आपने किया है दैट इज रॉन्ग, और इसका देखिए खुद से देखिए क्या बनता है, पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, ठीक है, मतलब द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। अब सुप्रीम और सुप्रीमा मैच नहीं करते क्या? आपको ये लगा नहीं थोड़ा सा कि ये दोनों वर्ड्स मैच कर रहे हैं? सुप्रीम और सुप्रीमा मैच नहीं करते। पॉपुली से क्या आ सकता है? पीपल और पॉपुली मैच नहीं कर रहा क्या? पीपल और पॉपुली जो है वो मैच नहीं कर रहा क्या? प्लीज गाइज, ये जो ऐसे जो आपको ये जो अभी ये कमेंट आया है, ये जो चैट में, ये चैट बॉक्स में ये जो आया है, जो भी है, ये जो लिंक होता है, प्लीज इन लिंक्स को रिपोर्ट कर दीजिए। ये लिंक्स ठीक नहीं होते हैं। अगर लाइव चैट या फिर आपकी भी वीडियोस में ऐसे लिंक्स आते हैं, ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो इनको रिपोर्ट करा कीजिए। और आई विल ऑल्सो रिपोर्ट दिस वन, ठीक है। ये वाले जो भी आते हैं ये अच्छे लिंक्स नहीं होते, तो इनको क्या कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। लोगों का वेलफेयर जो है सबसे बड़ी चीज वही है। सैम आपने तो उल्टा बोल दिया, नो मैन इज अबव द लॉ, लॉ किससे अबव कोई पर्सन ही नहीं है। पर यहां पर क्या बात कही है? सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स क्या कहता है कि भाई पीपल जो लोग हैं उनके वेलफेयर से आगे कोई लॉ नहीं है, ठीक है जी, वो क्या है? सुप्रीम लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाइज व्हेन देयर इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। जो डॉक्ट्राइन है वो इन सब में से किस पे अप्लाई करती है? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, रिलेशनशिप ऑफ मास्टर्स एंड सर्वेंट, और डी ऑप्शन क्या कहता है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए वाइकेरियस लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होती है? कौन सी डॉक्ट्राइन होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी?
वाइकेरियस लाइबिलिटी वो वाली, वाइकेरियस लाइबिलिटी में ये वाली जो एक कहावत है आई थिंक कि जो करे वो भरे, वो नहीं चलता। वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है कि एक पर्सन जो करता है दूसरे को भी उसका भरना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब वो बताइए मुझे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जो करेक्ट है, कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होती है, प्रिंसिपल एजेंट के केस में, मास्टर सर्वेंट के केस में और पार्टनर्स के केस में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि चारों ही केस में होगा। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये टॉट्स के, हम अच्छी सी प्रोविजंस, हम सारी की सारी प्रोविजंस को लेकर चल रहे हैं, आपको टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस मिल रही हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि लिंक में रजिस्टर करो, पीडीएफ मिल जाएगी। सैम का आंसर आया है डी ऑप्शन, तो सैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका जो आंसर है वो डी ही होगा कि इन सभी के केस में, प्रिंसिपल एजेंट के केस में भी वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होती है, पार्टनर्स के केस में भी वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होती है, और मास्टर और सर्वेंट के केस में भी क्या होता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो अप्लाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस इज डिटरमाइंड बाय, चलिए बताइए डैमेजेस की रिमोटनेस देखनी हो तो वो किस तरीके से, किसके अकॉर्डिंग जो है वो डिटरमाइन होती है, द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस और टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से क्या होगा। अगर डैमेजेस की रिमोटनेस देखनी हो तो वो किन के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बताइए बच्चों क्या बन रहा है इसका आंसर। सैम का आंसर आया है सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। सैम बिल्कुल सही चल रहे हो आप, बिल्कुल सही चल रहे हो, ठीक है। जो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बोथ ए एंड बी। एंड अब देख लेते हैं टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस क्या होता है एंड टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट क्या होता है। देखो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस क्या लिखा गया है कि अ पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड irrespective of the fact that he could have foreseen them or not, because consequences which directly follow an act are not too remote। क्या कहा है, डायरेक्टनेस इसमें बात की गई है कि आप डायरेक्ट लायबल होंगे, चाहे वो कॉन्सिक्वेंसेज आपको दिखे या फिर नहीं दिखे, लेकिन पर्सन जो कमिट कर रहा है, रॉन्ग कमिट कर रहा है, वो कॉन्सिक्वेंसेज के तो लायबल भी होगा, ठीक है। यही ये बात करता है कि अ पर्सन इज लायबल फॉर ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, जितने भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज बनते हैं भाई तुम तो लायबल हो, क्योंकि तुमने क्या किया है, रॉन्गफुल एक्ट तुमने कमिट किया है, चाहे वो दिखते भी नहीं हो, कि आपको नहीं पता लग रहा हो कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, लेकिन आप उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज के लिए क्या होंगे, लायबल रहेंगे, irrespective of the fact that he could have foreseen them or not, because consequences which directly follow, ठीक है, जो डायरेक्टली फॉलो करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज वो रिमोट नहीं होते। व्हाट इज रिमोट, रिमोट हम कह देते हैं ना एक नॉर्मल सेंस में, रिमोट एरियाज मतलब जो दूर के एरियाज होते हैं, रिमोट एरियाज होते हैं, तो इतने जो लिंक्ड नहीं होते, इतने कनेक्शन में नहीं होते, तो वो वाले जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो तो बिल्कुल कनेक्शन में होते हैं, दैट आर नॉट टू रिमोट। एंड व्हाट इज रीजनेबल फॉर्सिबिलिटी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम किससे, डायरेक्टनेस है। इसका क्या मतलब होता है, द क्लेमेंट मस्ट फॉल, अब जो क्लेमेंट है वो किसके अंडर फॉल करना चाहिए, किस कैटेगरी के फॉल अंडर करना चाहिए, विद इन द क्लास forcibly put at risk by defendant failure to exercise due care and skill। अगर डिफेंडेंट जो है वो प्रॉपर केयर और उनकी प्रॉपर स्किल नहीं होगी, वो उसमें उनकी नेग्लिजेंस हो जाती है, केयर नहीं कर पाते या फिर उनकी स्किल्स जो है उसके अकॉर्डिंग वो नेग्लिजेंस कर लेते हैं, ये चीजें, इन चीजों के अंदर क्या होना चाहिए, क्लेमेंट का जो भी वो कह रहे हैं क्लेम आना चाहिए कि भाई ये जो हमारा डिफेंडेंट है उसने क्या किया, प्रॉपर केयर नहीं किया या फिर उसकी नेग्लिजेंस थी, उसकी जो स्किल्स थी उसने उस अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, तो उसका जो भी क्लेम है वो किसके अंडर आना चाहिए, इसके अंडर आना चाहिए। दैट व्हाट यू कॉल अ रीजनेबल फोरसाइट, ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप करिए, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा एक सेकंड, हाँ जी, फॉर फॉल्स इंप्रिजनमेंट देयर शुड बी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट के लिए क्या होना चाहिए,
मैम सेंट्रल बैंक का पोस्ट रिलीज हुआ है और 26 पोस्ट हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, पर मेरा नहीं होगा मैम बिकॉज अभी मुझे 23 हो रहा है और मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है सैम, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, ये तो है ना, एसओ तो है, लॉ ऑफिसर तो है, इसको करिए। और मैं अभी अभी बार में इनरोलमेंट होने के लिए फॉर्म फिल अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अभी कर रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, फॉर्म फिलअप करिए। और क्या आप क्या सेंट्रल बैंक के लिए अगर आप नहीं हो एलिजिबल, इट्स ओके, लॉ ऑफिसर के लिए तो आप एलिजिबल हो, वो भरिए। ठीक है, वो तो मैं आपको कब से कह रही हूँ, भरिए भरिए भरिए, इनरोलमेंट आप पहले करवा देते। आई थिंक आपने, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने फॉर्म भरा है कि नहीं पता भरा है। ठीक है, बताओ अब फॉल्स इम्प्रिजमेंट क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या कह रहा है कि टोटल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ पर्सन, अ पार्शियल रिस्ट्रेन, थोड़ा सा पार्शियल उसको रिस्ट्रेन कर दिया उसकी लिबर्टी पे, मीन्स ऑफ एस्केप एंड ऑल ऑफ द अबव। लाइव चल रहा है मैम, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देयर शुड बी, क्या होगा, टोटल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ पर्सन, अ पार्शियल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ पर्सन, मीन्स ऑफ एस्केप और ऑल ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज टोटल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। आप किसी पर्सन को रिस्ट्रेन कर रहे हो कि आपने कहीं बाहर नहीं जाना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। इट इज नॉट नेसेसरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के केस में आप उसको फिजिकल ही आपने उसको एक कमरे के अंदर डाल दिया। ठीक है, यही नेसेसिटी नहीं है इस चीज के लिए। अगर आप उसको, उसकी लिबर्टी को, आप उसको कहीं जाने ही नहीं दे रहे, ठीक है, या फिर आप उसको रिस्ट्रेन कर रहे हो चीजों के लिए, तब भी क्या होगा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा। ठीक है, ए पर्सन बी पर्सन के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली आप कर रहे हो, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट्स अनदर पर्सन्स मूवमेंट विद इन एनी एरिया विदाउट लीगल अथॉरिटी। आपकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास, और आप उसको रिस्ट्रेन कर रहे हो विदाउट द पर्सन्स परमिशन। ठीक है, एक्चुअल फिजिकल रिस्ट्रेन इज नॉट नेसेसरी फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट टू अकर। आपको फिजिकल रिस्ट्रेन भी आपके लिए नेसेसिटी नहीं है इसको करने के लिए। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, डी शायद, नॉट श्योर, डी ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव था। नहीं सैम, इसका जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नोवस एक्टस इंटरवीन्स इज रिलेटेड टू। इसका आंसर बताइए जल्दी से, नोवस एक्टस इंटरवीन्स इज रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिमोटनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस और नन ऑफ द अबव। नोवस एक्टस इंटरवीन्स का मतलब क्या होता है, नोवस एक्टस इंटरवीन्स का मतलब होता है जब कोई थर्ड पार्टी क्या कर देती है, एक चेन है, ठीक है, ए इज द रॉन्ग डूअर, वो एक काम कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी आके इस काम को, इस एक्शन को ब्रेक कर रही है, एक कोई ऐसा एक्शन कर रही है जिससे ये वाला जो एक्शन था, ए पर्सन का एक्शन था, और इनहांस हो रहा है, तो ये क्या होता है, नोवस एक्टस इंटरवीन्स होता है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, रिमोटनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस और नन ऑफ द अबव। चलिए तो जो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रिमोटनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा कि कॉन्सिक्वेंस से रिमोटनेस हो गई है, अब दूर हो गया कॉन्सिक्वेंस से। ठीक है, क्योंकि डिफेंडेंट, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरवीन कर गई, थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो गया, वो एक्शन तो था, वो गलत काम कर रहा था, लेकिन वो और भी इनहांस हो गया। तो जब लाइबिलिटी पड़ेगी तो ये भी देखा जाएगा कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या एक्शन कर दिया कि इससे ऑफेंस जो है और भी इनहांस हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। आज का हम सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी प्रोविजंस हमने काफी ज्यादा, हमने टॉपिक्स आज कवर कर लिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम और एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल आपका एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से एग्जाम करिएगा, जो भी रिपोर्ट होगी वो बताइएगा, और उसके बाद तो मेंस के लिए बस लग जाना है। 1 महीना बचेगा मेंस के लिए। ये सारी वीडियोस देख लेना जो अगर नहीं भी देखी होंगी, और प्रिपरेशन पूरी जोरों से होनी चाहिए। PDF फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, एंड वंस अगेन मेरी क्रिसमस। चलिए।